सो गाइस, पिछले वीडियो पार्ट 1 पे हम लोगों ने देखे थे कैसे एक नया AWS फीटर वाले अकाउंट पे हम लोग एक सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद उस सर्वर को मैनेज करने के लिए एक कैसे हम लोग पुट्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं एंड उस सर्वर की आईपी चेंज ना हो रिबूट या फिर रिस्टार्ट करने के बाद। तो इसलिए हम लोगों ने उस सर्वर के लिए एक इलास्टिक आईपी को रिजर्व भी किए थे एंड उसके बाद उस सर्वर के ऊपर हम लोगों ने ए पैनल को इंस्टॉल किए थे एंड फाइनली जो है उसके ऊपर हम लोगों ने अपना लैम्प को इम्प्लीमेंट किए थे। एंड अब जो है इस पार्ट पे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उस ए पैनल के ऊपर हम लोग का जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ये जो सारे स्टेप्स है बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर हम लोग SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे एंड फाइनली जो है उस साइट को हम लोग FTP से कनेक्ट करेंगे। वैसे FTP का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो कंट्रोल पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर ही एक इनबिल्ट FTP होता है जिससे आप अपना फाइल वगैरह मैनेज कर सकते हो। लेकिन इनकेस आपको चाहिए तो हम लोग उसमें FTP को भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आप फाइल जिला हो गया या फिर साइबर डक वगैरह जो FTP क्लाइंट होता है उससे आप अपने सर्वर की जो मतलब वेबसाइट की जो फाइल्स वगैरह है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है इसका नेक्स्ट एडिशन मतलब नेक्स्ट वाला वीडियो जहाँ पर मैं इस ए पैनल के ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप ए पैनल के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप एक नॉर्मल सा भी वेबसाइट अगर आपके पास है तो भी आप इसके अंदर कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एंड उसके साथ साथ मैं अपने गोडेरी के अपने डोमेन है गोडेरी पर, तो गोडेरी के डोमेन की इसको साथ कनेक्ट करके भी आपको दिखा दूंगा कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो पहले तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वर्डप्रेस डाउनलोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो download.wordpress.org आ गया। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे एंड वर्डप्रेस की जो लेटेस्ट वर्जन है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डेस्कटॉप की फिलहाल डाउनलोड करते हैं एंड ये जो है अभी डाउनलोड हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं कितना वक्त लेता है ये। तो आप देख सकते हो ये डाउनलोड जो है ऑलमोस्ट हो रहा है। ये हर वक्त मैंने देखा 100% होकर यहाँ पर ऐसे अटक जाता है, पता नहीं क्यों होता है। तो ये वर्डप्रेस को जब भी मैं डाउनलोड करता हूँ तभी ये चीज़ होता है, हर किसी ब्राउज़र पे ये चीज़ होता है। आप देखना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा होता है। तो यही जो है डाउनलोड हो गया है अभी। अब हम लोग आते हैं अपने फाइल सेक्शन में। ठीक है, इससे आप यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास कितना सारा फाइल्स है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे www के ऊपर, उसके बाद आएंगे www.root के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग एक नया फाइल को क्रिएट कर लेंगे, डायरेक्टरी को, फोल्डर को। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्डप्रेस। इसके ऊपर हम लोग बेसिकली क्या काम करेंगे पता है, इस वर्डप्रेस जो हम लोगों ने डाउनलोड किया ना इसको यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये जो www रूट वाला जो डायरेक्टरी है ना यहाँ पर ही आपका सारा वेबसाइट यहाँ पर एक के बाद एक दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी इसको यहाँ पर रख के छोड़ देंगे, इसको अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हो फाइल्स अपलोड करना भी कितना ज़्यादा ईजी है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब किसी भी कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करना ईजी होता है। तो ये भी फ्री में हम लोग को मिल रहा है तो ईजी है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अनजिप कर देंगे एंड अनजिप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो अनजिप भी हो गया। एंड अब हम लोग का जो काम बचता है, हम लोग को अपना वेबसाइट को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग की डोमेन की DNS में इसको ऐड करना पड़ेगा कि जब भी हम लोग इस वेबसाइट को कोई अगर विजिट करता है तो वो जो है हम लोगों के सर्वर पे ही इसको फेच करे। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, जो IP एड्रेस है, ये वाला जो IP एड्रेस है, हाँ इस वाला IP एड्रेस को हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इलास्टिक IP, अच्छा ये इलास्टिक IP है। ठीक है, तो यहाँ ये हम लोग इलास्टिक IP वाला सेक्शन पे ये है अभी, या फिर अगर आप इंस्टेंस पे आते हो तो भी आपको ये वाला सेक्शन यहाँ पर दिखेगा। ये देखो, नहीं ये वाला नहीं, कहाँ गया पब्लिक IP, हाँ ये वाला 542, यहाँ पर आप देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ जरूर नोटिस की है कि मेरा जो IP है, जो IP मैंने रिजर्व किया था उस IP के साथ मेरे सर्वर पे जो IP अभी दिखा रहा है ये दोनों IP जो है मैच नहीं कर रहा है। एंड इसके पीछे जो कारण है, हम लोगों ने जब सर्वर को क्रिएट किया था AWS पे तब उस सर्वर के साथ ही हम लोग को एक रैंडम IP मिला था, जो IP अगर हम लोग इस सर्वर को एक बार रिबूट करते तो चेंज हो जाता। लेकिन उसके बाद ही हम लोगों ने क्या किया, इलास्टिक IP सेक्शन पे जाकर एक इलास्टिक IP को रिजर्व किया एंड उस IP को हम लोगों ने इस सर्वर के साथ कनेक्ट भी कर दिया। तो इसका मतलब
है अभी अगर हम लोग उस इलास्टिक आईपी से ओपन करने की कोशिश करें तो हम लोग का ये सर्वर जो है हम लोग एक्सेस कर पाएंगे उस इलास्टिक आईपी से। लेकिन अभी फिलहाल इस स्टेट में इस सर्वर के साथ जो है पुराना वाला आईपी भी कनेक्टेड है एंड नया वाला आईपी भी कनेक्टेड है, मतलब जो आईपी हम लोगों ने रिजर्व किए थे। तो जो आईपी हम लोग को रैंडम जब हम सर्वर को क्रिएट किए थे तब जो मिला था उसको हम लोग को पहले रिलीज करना होगा। एंड वो कैसे होगा, अगर हम लोग सर्वर को बस एक बार रिबूट कर देंगे तभी वो पुराना वाला आईपी जो है रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग इंस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। एंड इंस्टेंस पे आके एक बार हम लोग जो है अपने इंस्टेंस को एक बार रिबूट कर लेंगे, तो एक बार रिबूट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करके स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा तो वो जो है बंद हो जाएगा, ठीक है, इससे। एंड आप जो है नए तरीके से मतलब एकदम फ्रेश करके अपने सर्वर को ऑन कर सकते हो। तो इसको हम लोग एक बार रिबूट कर लेते हैं। स्टॉपिंग दिखा रहा है, एक बार फ्रेश करके देख लेते हैं अभी क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर ये थोड़ा वक्त लेगा, तो मैं यही काम करूँगा। बस यहाँ पर इंस्टेंस स्टेट पे आएंगे, ये वाला जो स्टार्ट इंस्टेंस है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड ये जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो ये जो स्टॉप हो गया है। तो अब जो है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर जो है स्टार्ट इंस्टेंस नाम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा एंड ये जो है मैंने इंस्टेंस जो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो है पेंडिंग स्टेटस पे है, उसके बाद स्टेटस चेक होगा, उसके बाद जो है इंस्टेंस हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये जो है रनिंग स्टेटस पे आ गया है, लेकिन इसका स्टेटस जो है अभी भी इनिशियलाइजिंग हो रहा है। तो हम लोग इस स्टेटस को 2x2 होने देते हैं, मतलब दोनों स्टेटस रहते हैं वो चेक हो जाए, उसके बाद ही हम लोग फर्दर काम करेंगे। यानी यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो इलास्टिक आईपी हम लोगों ने यहाँ पर एलोकेट किया था एक बार देख लो 13.2.232.222.64, यही वाला आईपी अब आपको इंस्टेंस पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखो यही वाला सेम आईपी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये देखो 13 वो सेम वाला आईपी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार आप रजिस्टर जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ आप जब यहाँ पर इलास्टिक आईपी को एलोकेट करके उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप इसको APL को इंस्टॉल करने के बाद ही कर लो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको होगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो ये हम लोग का आईपी अभी चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये है हम लोग का परमानेंट आईपी एंड ये आईपी जो है अभी परमानेंटली रहेगा। यहाँ पर आप एक बार देख लो, ये जो आईपी है ये वाला आईपी यही हम लोग का परमानेंट आईपी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपने जो गोडेडी का जो डोमेन है यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं एक बार फिर से अपने डोमेन सेक्शन पर आ जाता हूँ, माई प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको एक डोमेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अपना ये वाला डोमेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद जब आप किसी भी अपने वेबसाइट के मैनेज डीएनएस वाला सेक्शन पे आओगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो मैनेज डीएनएस वाला सेक्शन। तो इसके ऊपर जब आओगे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना डीएनएस रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ए रिकॉर्ड भी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर शायद कुछ आपके साइट मतलब आपके डीएनएस पे कुछ और डेटा होगा, यहाँ पर इस डेटा वाले सेक्शन के अंदर कुछ अलग आईपी होगा। तो बस आपको यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है एंड इस वाले आईपी को चेंज करके अपने अभी जो आईपी कॉपी किए थे यहाँ से इस वाले आईपी को यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आईपी को आपको अपने डीएनएस के ए रिकॉर्ड के अंदर @ डाल के वैल्यू पे ये वाला चीज़ यहाँ पर डेटा पर डालना पड़ेगा एंड डिटेल पे 1 आवर रख दो, कोई बात है, सेव कर देना पड़ेगा। एंड ये जो है चेंज होने में थोड़ा वक्त लेगा, कभी कभार ये 1 घंटा 2 घंटा भी ले लेता है, लेकिन मैंने देखा गोडेडी पे ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। 5-10 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो देखते हैं कितना जल्दी ये होता है, ठीक है। तो इसको आपको ये रिकॉर्ड आप एक बार यहाँ पर अच्छी से देख लो, जो रिकॉर्ड है आपको कुछ ऐसा यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर ऐड पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप पे आके एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेम पे आके @ डालना पड़ेगा एंड वैल्यू पे आके आपको वो वाला वैल्यू जो आपने कॉपी किया है तो उसको पेस्ट करना पड़ेगा एंड डिटेल पे आप 1 आवर हाफ आवर जो भी डाल के ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक। तो मेरे पास तो ये रिकॉर्ड पहले से है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बस काम आपको अपने डोमेन सेक्शन पे मतलब जहाँ से अगर आप नेम चिप से खरीदो तो भी आपको यहाँ पर जाके डीएनएस मैनेज डीएनएस पे आके ये वाला रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब कोई आपका वेबसाइट को वेबसाइट को फेच करेगा अपने ब्राउजर से, तो वो ब्राउजर क्या होगा इस वाले आईपी से वेबसाइट को डेटा को फेच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसके बाद जो है हम लोग फिर से हम लोग के वेबसाइट पे आ जाएंगे, मतलब सर्वर पे आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा, फिर से हम लोग आ जाएंगे अपने ये पैनल पे। इसके ऊपर रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो है अपने सर्वर को चेंज किए थे।
क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जो है आपका पाथ जो है चेंज हो गया है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया पोर्ट पे ये पाथ था, जिसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक बार एंड फिर से यहाँ पर डालेंगे, पेस्ट कर देंगे एंड एंटर दबाएंगे, लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद जो है ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को जो है अपना वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो डोमेन यहाँ पर दिया था वो डोमेन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड साइट के ऊपर क्लिक करते हैं। एक बार मैं यहाँ से डोमेन नेम को कॉपी ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो डोमेन था ये वाला डोमेन था, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है एंड अब जो है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक डोमेन को पेस्ट किया। अब आप सुनो यहाँ पर एक चीज़, मान लो आप चाहते हो कि भाई आपका जो वेबसाइट है वो www डॉट से भी फेच हो, तो आपको इसको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। पर अगर कोई www देता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन ये है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसको FTP में भी क्रिएट करेंगे इसका, क्योंकि तभी जाके हम लोग इसको बाद में जाके किसी भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जो क्लाइंट होता है उससे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिक से इसका ID पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मैं बस अभी एक रैंडम एक कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में जाके इसको मैं चेंज कर दूंगा एंड PHP से ये अप्लाई फॉर SSL एंड HTTP टू HTTPS रिडायरेक्शन भी हम लोग ऑन कर देते हैं एंड इसके बाद जो इसको हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पर जरूर नोटिस कर लिए थे कि हम लोगों ने जब इस फॉर्म को भर रहे थे तभी हम लोगों ने FTP को भी क्रिएट कर लिए थे एंड उसका जो ID पासवर्ड है वो भी डाल दिए थे एंड उसके बाद जो है हम लोगों ने SSL वाला ऑप्शन में अप्लाई टू SSL वाला ऑप्शन में भी टिक कर दिए थे एंड उसके बाद जो है HTTP टू रिडायरेक्ट टू HTTPS वाला जो ऑप्शन था उसमें भी रिडायरेक्ट कर दिया था। तो इसलिए क्या हुआ, हम लोग का FTP भी क्रिएट हो गया। बस आपको अब किसी भी FTP क्लाइंट को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि फाइलजिला हो गया या फिर साइबरडक हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन उसमें बस इस ID पासवर्ड एंड FTP वाले सेक्शन पर चले जाना, वहाँ पर ही आपको इसका जो IP है वो देखने को मिल जाएगा, वो डाल देना एंड आप किसी भी FTP क्लाइंट से इसको चला सकते हो एंड उसके बाद जो है आपको अलग से कोई SSL का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोगों ने SSL को टिक कर दिया एंड SSL भी इस साइट जब क्रिएट होगा आप देख लेना SSL ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ ही आपको देखने को मिलेगा। एंड हम लोगों ने यहाँ पर HTTP रिडायरेक्ट टू HTTPS भी हम लोगों ने क्रिएट मतलब टिक मार दिए थे। तो इसलिए क्या होगा कि आपको कोई अलग से पोस्ट HTTPS रिडायरेक्शन का प्लगइन भी आपके वर्डप्रेस पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है ये फुल प्रोसेस जो है ये पहले ही मैनेज कर रहा है। तो इसलिए ये चीज़ इतना आसान है एंड हम लोग को अलग करके मतलब अलग से FTP को भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही होगा। वैसे आपको FTP की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पैनल के अंदर ही फाइल्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप सारा काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि आपको दिखा दूंगा, तो बस ये ऐसे ही करके मतलब आप लोग FTP को इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड SSL का भी हो गया एंड हम लोग को और कोई चीज़ नहीं है ज़रूरत, बस ये हम लोग इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम लोग आएगा जो काम है वो देखेंगे। तो उसके बाद ये दिखाएगा कि आपका जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट हो गया, प्रोफाइल क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग का जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है यहाँ पर। एंड उसके बाद जो है हम लोग को अभी इसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो DNS को चेंज किया था वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग का जो वेबसाइट था वो था bengalblogger.in करके, तो पेस्ट करते हैं एंड .in लगाते हैं, इंटर दबाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है DNS रिकॉर्ड चेंज हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड, क्योंकि ये जो है हम लोग की यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, रूट पे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अगर आप रूट डायरेक्टरी पे आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको www नाम का एक फोल्डर देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो www रूट वाला एक फोल्डर है उसके अंदर आपको ये वाला आपका वेबसाइट का फाइल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों चीज़ें, एक इंडेक्स है ये वाला जो चीज़ है ये फेच हो रहा है होके आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको चेंज कर देता हूँ, कुछ चीज़ें जो है मैं मान लो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स को मैं हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू, तो अगर इसको मैं सेव कर देता हूँ तो आप यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो डेट लेटर है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को इसका कोई काम नहीं है, हम लोग यहाँ पर वर्डप्रेस को चलाएंगे तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके रखा हुआ था, मतलब डाउनलोड करके रखा हुआ था, इसके अंदर मैंने इसको अनशिप किया था। इन सारे के सारे फाइल्स को मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड इसको फिर से यहाँ पर आके मुझे पेस्ट करना है इस वेबसाइट के अंदर।
तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एंड ये सारा का सारा फाइल्स जो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, कुछ ही देर लगेगा शायद मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हो ये सारा का सारे फाइल्स जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया है एंड मुझे जो इस अपने वेबसाइट को फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेना है। तो आप देखो, तो अब जो ये वर्डप्रेस के सेटअप फाइल पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा एंड लेट्स गो। यहाँ पर जो डेटाबेस का नाम एंड पासवर्ड था उसको आपको डालना पड़ेगा, तो मैं वो सब कुछ डाल देता हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी। एंड बाकी इन दोनों का आपको छेड़ना नहीं है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड ये बोल रहा है कि एरर एस्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर पासवर्ड ही रहेगा, तो इसको हम लोग चेंज करके पेस्ट करते हैं इसको एंड सबमिट करते हैं। तो मेरे ख्याल से डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, एक बार डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस यहाँ पर दिखा रहा है डेटाबेस लिस्ट इज एम्प्टी। तो हम लोगों ने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो शायद यहाँ पर सही सेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलो हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड इसको दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो वेबसाइट मतलब डेटाबेस को क्रिएट किया था वो शायद डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ था, तो हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं एंड तो ओके, इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं अभी। सो गाइस, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि डेटाबेस जो है क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इसलिए जब हम पहले भी वेबसाइट क्रिएट करने के बाद डेटाबेस को क्रिएट करने की कोशिश किए थे तब भी जो है डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो मैं डेटाबेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत छोटा मोटा एक प्रॉब्लम है, पर मेरे साथ ही पहली बार हो रहा है एंड मैं इस प्रॉब्लम को आपको इस वीडियो पे फिक्स भी करके दिखाऊंगा। तो डेटाबेस के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर माई एसक्यूएल सिलेक्ट किए थे, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि माई एसक्यूएल का ही प्रॉब्लम है, तो री इंस्टॉल करने से शायद ये फिक्स हो सकता है एंड कोई दूसरा मैं सेटिंग्स को भी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर ऐप स्टोर पे आना पड़ेगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा एक सेकंड। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे पेड भी है, लेकिन यहाँ पर आपको जो माई एसक्यूएल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई एसक्यूएल है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो माई एसक्यूएल जो है हम लोगों ने 5.6 वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे। सेटिंग्स पे आते हैं इसके एंड वर्जन को देखते हैं, मेरे ख्याल से वर्जन में ही कोई दिक्कत होगा। तो एक काम करते हैं, मैं 5.7 में स्विच करता हूँ, लेकिन ये भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो 5.6 था इस पे, ये तो ऑलरेडी है, तो 5.5 पे हम लोग चले जाते हैं एक बार। मेरे ख्याल से ये जो है आर यू श्योर कॉन्फर्म। तो अब जो है ये 5.5 को इंस्टॉल करेगा, तो मेरे मतलब ये री इंस्टॉल होगा। तो देखते हैं री इंस्टॉल होने के बाद मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है माई एसक्यूएल का ही कोई प्रॉब्लम है लगता है। जो लेटेस्ट वाला वर्जन है सपोर्ट नहीं ले रहा है एंड देखते क्या होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रैम मांग रहा है। तो मैं जो सिस्टम मतलब तो मैं जो सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका तो रैम भाई 1 ही GB है। तो मुझे लगता है कि ये री इंस्टॉल करने के बाद ये फिक्स हो जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट करोगे, वर्डप्रेस में अपना वेबसाइट वगैरह बनाओगे, तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आपके साथ भी हो सकता है। तो इसको एक बार ध्यान लो, मतलब देख लो कि कैसे ये छोटा मोटा प्रॉब्लम को हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। तो सो गाइस, आप देख सकते हो हम लोग की इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। तो अब जो है मैं फिर से डेटाबेस को क्रिएट करके देखूंगा कि डेटाबेस क्रिएट हो रहा है कि नहीं, जो कि पहले हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे थे अपना डेटाबेस। तो अब जो है ये हो जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि ये जो है माई एसक्यूएल का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि माई एसक्यूएल से हम लोग अपना डेटाबेस को क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो है हम लोग का डेटाबेस एकदम क्रिएट हो गया है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ये जो है माई एसक्यूएल का ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो बस हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को एक बार इंस्टॉल कर लिया, मतलब वर्जन को चेंज कर दिया एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बस आपने देख लिया यहाँ पर जो एरर हो रहा था वो बस अपने माई एसक्यूएल की जो वर्जन था उसके लिए हो रहा था। तो मैंने बस यहाँ पर आया माई एसक्यूएल की जो वर्जन है इसको मैंने 0.1 लेवल डाउनग्रेड कर दिया। यहाँ पर मैंने सेटिंग्स पे आया था एंड उसके बाद जो है स्विच वर्जन को पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पर 5.6 को इंस्टॉल किया था, तो बस मैंने उसको 5.6 से 5.5 पे कर दिया एंड जो है मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं डेटाबेस पे आया एंड यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। आपने देख लिया कैसे किया वो चीज़। तो फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड बैक पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग को अपना पासवर्ड वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपना वो पासवर्ड दे देता हूँ एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद जो है यहाँ पर ये बताया कि आप अपने इंस्टॉलेशन को रन करो अब। तो मैं अपनी इंस्टॉलेशन को रन कर देता हूँ
एंड यहाँ पर ये बता रहा है कि साइट की टाइटल तो मैं वही टाइटल दे दूंगा यहाँ पर जो था। यूज़र नेम से मैं अपना ही दे देता हूँ, पासवर्ड जो है मैं वही सेम पासवर्ड ही दे देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। एंड कन्फर्म कर देता हूँ, ईमेल पे एक ईमेल दे देता हूँ एंड कन्फर्म यूजिंग वीक पासवर्ड एंड मैं इसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अपना जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। मैं लॉगिन करता हूँ एंड देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अपने यूज़र नेम था, मेरे ख्याल से क्या था पता नहीं, स्नेसी था मेरे ख्याल से, तो वही डालता हूँ। एंड पासवर्ड पे मैंने अलग पासवर्ड डाला था एंड लॉगिन करता हूँ। तो अब आप देखना कि जो है अपना मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हो वर्डप्रेस जो है सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। मैं आपको ये वेबसाइट जो है एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपका वेबसाइट कुछ ऐसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक डमी पोस्ट भी रहता है जो कि मेरे ख्याल से ये वाला ही है, हेलो वर्ल्ड वाला। तो इसको अगर आप ओपन करते हो तो हेलो वर्ल्ड वाला पोस्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसके बाद जो है आपका काम जो है आप कैसे वर्डप्रेस को मैनेज करते हो ये आपके ऊपर है। परमालिंक्स पे आने के बाद आप यहाँ पर परमालिंक्स जो है पोस्ट नेम भी कर सकते हो। सेव चेंजेस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो इसके बाद जो है अगर आप मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे इसके बाद जो है पोस्ट नेम आ जाएगा। तो ऐसे करके आप वर्डप्रेस को इस ए पैनल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी सवाल होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। मैं 99.99% कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चांस है मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपका कोई पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज़्यादा वायरल करेगा एंड दूसरे लोगों का भी थोड़ा मदद मिलेगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे एंड ऐसा वीडियो अगर आप रोजाना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के ऊपर एंड किसी एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्य है वो जयते।